बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का लेसन नंबर 35, जो कि हम मेमोरी को ही लेके जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नॉलेज इन अवर लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में हमने बात करनी है। ये जो लेवल ऑफ कैटेगरीज हैं ये हम सब पढ़ चुके हैं। सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी, बेसल लेवल एंड सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी, इन सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये सबसे पहली जो है सुपर ऑर्डिनेट, वो एक लार्ज कैटेगरी होती है, ये टॉप ऑफ द हियरार्ची होती है। देन इंटरमीडिएट कैटेगरी आती है और सबसे जो स्मॉल कैटेगरी होती है वो है सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी। देन हम प्रोटोटाइप की हमने बात की थी और उस पर हमने एग्जाम्पल देखी थी बर्ड्स की। आगे हम उसी चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं। एन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय रोस्ट एंड लैकऑफ इन 1970 ऑन प्रोटोटाइप्स। दे कलेक्टेड अ लॉट ऑफ एविडेंस फॉर प्रोटोटाइप at the basic level of the superordinate level but not at the superordinate level. Shown picture of a living room chair where a piece of a furniture. अच्छा, पहले क्या वो कहते हैं कि एक पिक्चर दिखाई थी लिविंग रूम की। सबसे पहले अगर सुपर ऑर्डिनेट लेवल पर उसे देखा जाए तो ये एक फर्नीचर है। देन बेसिक लेवल पर वो एक चेयर है और एक सुपर ऑर्डिनेट लेवल में वो एक लिविंग रूम की चेयर है स्पेसिफिक। सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू अ 3 ग्रुप एंड वर शोन अ लिविंग रूम चेयर। वन ग्रुप वाज आस्क्ड यू विल बी शो अ पीस ऑफ अ फर्नीचर एंड द सेकंड ग्रुप वाज आस्क्ड यू विल बी शोन अ चेयर नॉट, एंड द थर्ड ग्रुप was asked you will be shown a living room chair or not. They were assigned a different task. ग्रुप 1 को कहा गया था कि इफ यू सी फर्नीचर प्रेस यस, और ग्रुप 2 को कहा गया था इफ यू सी अ चेयर प्रेस यस, इफ यू सी अ लिविंग रूम चेयर प्रेस यस। ये ग्रुप 3 को कहा गया था। बेसिकली वो देखना चाहते थे कि हमारे माइंड में प्रोटोटाइप्स कैसे बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट्स क्या थे इसके? द रिजल्ट शोड दैट द सब्जेक्ट वर फास्टर एट द बेसिक लेवल कैटेगरी, यानी कि जो बेसिक लेवल होती है इंटरमीडिएट कैटेगरीज, उस पर लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है। कंक्लूजन क्या था? इट सीम्स दैट द सब्जेक्ट आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स एट द बेसिक लेवल, यानी कि हम जो ज़्यादातर चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं वो हम बेसिक लेवल पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। व्हाट अबाउट दी कारपेंटर्स? जब कारपेंटर्स की बात आती है तो जब एक्सपर्ट की बात आती है ना इसी चीज़ में, प्रोटोटाइप्स में, तो वो लोग सुपर ऑर्डिनेट के तौर पर चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। जब एक एक्सपर्ट को, यानी कि कारपेंटर अपने काम में एक्सपर्ट है, उसका काम ही चेयर्स बनाना है, तो उसको जब कोई किसी भी स्पेसिफिक चेयर की, यानी कि उसको दिखाई जाती है एक लिविंग रूम की चेयर की पिक, तो वो बिल्कुल उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और वो सुपर ऑर्डिनेट क्लासिफिकेशन करेगा। Ross and Collegius tried to prove that the experts might be very quick to make superordinate classification in their area of expertise. Ross and Collegius in 1976 tested dog expert and bird expert. इसी तरह उन्होंने डॉग एक्सपर्ट और बर्ड एक्सपर्ट पे भी तजर्बे किए थे। Dog expert and bird expert were taken as subjects. Subject was shown a color picture of dogs and sparrows. They gave the instruction to the subject. You will be shown an animal. If you see an animal, press the button. Second वाले को कहा गया था You will be shown either a dog or an animal. या तो आपको dog दिखाया जाएगा या आपको animal दिखाएगा। If you see a dog, press the button. You will be shown a beagle and a sparrow. तो तीसरे वाले को ये कहा गया था replicate earlier result when dog experts identify bird and bird experts identify dogs. But in this area of expertise, experts were as far as the subordinate level as at basic level. Results क्या थे? Dog experts were faster at the bird condition rather than in sparrow condition and slow at the animal level. Bird experts were faster at the animal. यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो बेसिक ये देखना था कि हम जब चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं तो हम किस लेवल पे जाके कैटेगराइज करते हैं। आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टीफन रेड। स्टीफन रेड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग फेसेस। उन्होंने ऐसे फेसेस बनाए थे। ये एक पहली रो है और देन सेकंड एंड देन थर्ड को उन्होंने इसलिए कहा था कि आप इसमें से बताएं कि ये वाली किस रो से बिलोंग करती है, जो थर्ड रो है।
At the top row the faces were named category 1 and the second row was named the category 2. यानी इसको जो था category 1 कहा गया था और इसको category 2 कहा गया था. The last row was called novel faces. After showing the first row and second row, subject were show a novel face and were asked if the face belonged to a category 1 or category 2. यानी कि वही बात है जो मैंने बता दी है पहले ही कि ये category 1 है और ये category 2. ये दिखा के उनसे पूछा गया था थर्ड वाली लाइन में जो 3 फेसेस हैं कि आप बताएं कि ये किस वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. आगे चलते हैं. कैटेगराइजेशन रूल क्या थे? दे डिवाइड सम रूल प्रियर टू द एक्सपेरिमेंट. ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसकी बेस पर रूल बनाए गए थे. नियरेस्ट नेबर रूल. नियरेस्ट नेबर रूल क्या कहता था? मैचेस एन आइटम टू द टेस्ट आइटम इज कॉल्ड nearest neighbor rule. Subject compare the novel face with the both categories and include this face to the above given categories. यानी कि आपने जो नियरेस्ट नेबर रूल है ना उसमें होता था इसका नियरेस्ट नेबर रूल. यानी कि आपको चीजें मैच करनी थी. पहले आपने जो आपको नॉवल फेसेस दिए गए थे आपने इनको देखना है और ऊपर वालों से मैच करना है. एवरेज डिस्टेंट रूल क्या कहता था? मैचेस टेस्ट आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सिमिलैरिटी इज कॉल्ड एवरेज डिस्टेंस रूल. यानी कि जो कि एवरेज तौर पर अगर एक दूसरे नॉवल फेस अगर एवरेज तौर पर किसी भी कैटेगरी से मिलते हैं तो इस बेस पर अगर कोई जज कर रहा है तो वो एवरेज डिस्टेंस रूल कहलाता है. ऑन द एवरेज दिस फेस इज मैच्ड विद वन कैटेगरी और अ सेकंड कैटेगरी. आपने ये बताना होता है कि वो वन कैटेगरी से मिलता है एवरेज निकाल के या फिर सेकंड कैटेगरी से. प्रोटोटाइप रूल क्या कहता है? मैचेस प्रोटोटाइप विद टेस्ट आइटम इज कॉल्ड प्रोटोटाइप रूल. बाय एवरेजिंग ऑल फेसेस सब्जेक्ट्स मेक अ प्रोटोटाइप एंड देन मैच नॉवल फेस विद दिस प्रोटोटाइप. यानी कि आप किसी भी कैटेगरी के सारे फेसेस को मिला के एक एवरेज निकालें और उस एवरेज फेस को आप नॉवल फेसेस के साथ लिंक करें. फीचर फ्रीक्वेंसी रूल क्या कहता था? सिलेक्ट ऑन मोस्ट फीचर मैचेस इज कॉल्ड फीचर फ्रीक्वेंसी रूल. यानी कि जिस फेस के फीचर बहुत ज्यादा मैच हो रहे हैं किसी भी कैटेगरीज के साथ तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 उसके बिहाफ पर आपने जज करना होता था. रिजल्ट्स क्या आती है? 58% सब्जेक्ट सेड दैट द एवरेज द features, over 50 used prototypes, over 20 used the feature frequency rule. Subject was shown 25 novel faces. अच्छा वो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको 25 नॉवल फेसेस दिखाई दे. कंक्लूजन क्या निकला था? प्रोटोटाइप स्ट्रेटजी वाज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज स्ट्रेटजी. यानी कि हम सारे फेसेस की एवरेज निकाल से उनके साथ जब मैच करते हैं ये ज्यादातर यूज हम करते हैं. फीचर फ्रीक्वेंसी रूल वाज द सेकंड बेस्ट एंड एवरेज सिमिलैरिटी एंड नियर नेबर रूल वर द लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड. दे माइट हैव बीन अदर वे ऑफ लुकिंग एट द सेम प्रॉब्लम. देयर इज आल्सो एविडेंस फॉर एग्जाम्पलर एंड फीचर फ्रीक्वेंसी रूल. यानी एग्जाम्पलर कैसे होता था जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में लास्ट पे पढ़ा था एग्जाम्पलर का. जैसे कि एक स्पैरो हमने एक एग्जाम्पल जो कि बेसिक चीज होती है उसकी निकालते हैं वो एग्जाम्पलर होता है. डिफरेंट रूल्स आर एप्लीकेबल इन डिफरेंट सिचुएशन. वी ऑल हैव अ टेंडेंसी टू अप्लाई दीज 4 रूल्स. पीपल सिलेक्टिवली यूज दीज रूल इन डिफरेंट सिचुएशन. यानी कि लोग अपने हिसाब से इन रूल्स को यूज करते हैं. फाइंडिंग क्या थी? प्रोटोटाइप जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है. ये आ सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एमसीक्यूज बनते हैं तो कौन सा रूल बहुत ज्यादा होता है यूज? दैट इज अ प्रोटोटाइप. फीचर फ्रीक्वेंसी इज द सेकंड बेस्ट एंड सम पीपल डिड यूज एग्जाम्पलर. कुछ लोग एग्जाम्पलर को भी यूज करते हैं. एग्जाम्पलर इज नॉट अवर टेंडेंसी टू मैच एन ऑब्जेक्ट विद एवरी सिंगल आइटम with every single object in the category. We only match it with a typical item in the category. ये वही बात है कि हम जस्ट टिपिकल चीज की तरफ जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड की बात करते हैं तो स्पैरो एक बहुत ही टिपिकली चीज है. एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जिसे हम अक्सर देखते रहते हैं और वो हमारे माइंड में उसकी इमेज बहुत क्लियर है. और उसके बाद जिस चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा सुन रखा है तो वो देख रखा है और टिपिकल चीज है उसको वो चीज एग्जाम्पलर के तौर पर कही जाती है. ये अब देखिए हमारे नोट्स बनाने वालों की इतने अक्लमंद है कि एग्जाम्पलर को उन्होंने इतना लास्ट पे आके रखा है. हालांकि यही चीज ये ऊपर जाके देनी चाहिए थी जहां मैं पहले बता भी चुकी हूँ पर क्या कर सकते हैं ये वीडियो है. एक्सपेरिमेंट्स क्या थे इसमें?
Prototypsky replicated his experiment on reed experiment, and he found many students use exemplar in classification. He found that many subjects were using exemplar, not the prototype. अच्छा, जो ये था नोसोव्स्की, इसने क्या किया, इसने एक वही एक्सपेरिमेंट किया था और उसने ये फाइंडिंग्स निकाली थी कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो प्रोटोटाइप नहीं करते यूज़, बल्कि एग्जाम्पलर यूज़ करते हैं. डीजी स्मिथ एंड जेपी मिंडा 1998 कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट एंड दे कम अप विद अ न्यू आइडिया दैट इज़ प्रोटोटाइप फॉर अर्ली लर्निंग. यानी कि अगर आपने अर्ली लर्निंग करनी है तो वहाँ पे प्रोटोटाइप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. व्हेन चिल्ड्रन सी गोट फर्स्ट टाइम एंड ही सा बहु चाइल्ड थिंक्स इट इज़ अ डॉग. अच्छा, जब बच्चे को फर्स्ट टाइम में दिखाई जाए बकरी और उसे पता हो कि डॉग की आवाज़ जो होती है वो भौ भौ होती है, तो वो क्या करेगा कि जब उसे गोट की पिक दिखाई दे साथ इंसान भौ भौ कर दे, तो वो बच्चे के माइंड में जब पहले से है कि भौ भौ वाली आवाज़ तो डॉग की होती है, तो वो उसे डॉग ही समझना शुरू कर देता है. ये होती है अर्ली लर्निंग. अर्ली लर्निंग में प्रोटोटाइप्स यूज होते हैं. सो इन द अर्ली लर्निंग द चाइल्ड कंपेयर द गोट विद डॉग. प्रोबेबली ही यूज समथिंग लाइक प्रोटोटाइप इन आवर अर्ली लर्निंग. वी मे नीड मोर इंटीग्रेशन रेदर आर्गुमेंटेशन. तो होप सो आपको समझ आ गई हो. आगे भी यही चीजें लेके हम चल रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या आता है. टिल देन अल्लाह हाफिज. अगले लेक्चर में मुलाकात होती है.